हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 108 के बारे में। और उत्तराखंड की ये टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एसआई और फॉरेस्ट गार्ड और जो कनिष्ठ सहायक के अगले पद आने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों क्लास रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले के दोस्तों 107 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ये सारी वीडियोज आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर दोस्तों संभव है तो आप सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए भी जरूर चलें, ताकि रिविजन की दृष्टि से आपका जब भी एग्जाम पेपर हो तो उस टाइम पे आप इसे आसानी से रिवीजन कर पाएँ। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 7 अगस्त से यूके ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट का हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट के उस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर आपको वो बैच मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय में उत्तराखंड में प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी चली थी? लॉर्ड डलहौजी, हेनरी रैमजे, लॉर्ड बैटन या फिर लॉर्ड लूसिंगटन। तो किस कुमाऊं कमिश्नर के समय उत्तराखंड में प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहली बार भारत में ट्रेन, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि 1854 में चली थी मुंबई से थाने, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको याद रखना है 22 दिसंबर 1851 को उत्तराखंड में दोस्तों भारत की पहली ट्रेन का इंजन चला था। कहाँ से? रुड़की से लेकर पीरान कलियर के मध्य में। तो रुड़की से लेकर पीरान कलियर के मध्य में प्रथम रेल इंजन चला था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और इसी को उत्तराखंड में प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेनली जो ये रेल इंजन चलाया गया था ऊपरी गंगा नहर के निर्माण कार्य के लिए चलाया गया था। तो इसी कारण आपको याद रखना है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के समय में प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी चली थी, तो ये थे लॉर्ड बैटन। अगर हम लॉर्ड बैटन के दोस्तों टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो लॉर्ड बैटन 1848 से लेकर 1856 तक हमारे कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं। और कौन से नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे? 5वें नंबर के दोस्तों ये कुमाऊं कमिश्नर थे। पहले नंबर के कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्नर। बहुत बार दोस्तों इस सीक्वेंस लगाने को भी आया है और डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कुमाऊं कमिश्नर कौन से नंबर का था। तो पहले कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्नर। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों कौन? कमिश्नर ट्रेल। तीसरे कुमाऊं कमिश्नर थे कौन दोस्तों? कमिश्नर गोबान। पहले कार्यवाहक कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे मोजले स्मिथ। ठीक है, तीसरे हो गए गोबान, चौथे कुमाऊं कमिश्नर हो गए लुसिंगटन, और पांचवें कुमाऊं कमिश्नर है दोस्तों हमारे कौन? बैटन। और छठे हमारे कुमाऊं कमिश्नर है कौन? जिसे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर भी कहा जाता है, हेनरी रैमजे। और बैटन का टाइम पीरियड था 1848 से 1856। और इन्हीं के टाइम पीरियड में पहली ट्रेन 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से लेकर पीरान कलियर के मध्य में चली थी। इसी कारण इसे मालवाहक रेलगाड़ी के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड बैटन। अब लॉर्ड बैटन के बारे में दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 5वें कुमाऊं कमिश्नर थे। इनके कार्यकाल को या इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल या ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल, तो बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा भी बैटन के समय पे हुआ था। 1854 में हमारी ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था, आप लोगों को पता है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसका ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से दोस्तों आपका शुरू हो गया था। ठीक है, और 1854 में जाके पूरा हुआ था। और रॉबी कार्टले को दोस्तों उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कब किया गया? तो अक्टूबर 1855 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। ये भी जो काम था यह बैटन के समय पर ही हुआ था। ठीक है, 1850 में जो हमारी नैनीताल नगर पालिका की स्थापना थी वह भी बैटन के समय पर ही हुई थी। ठीक है, और बैटन के द्वारा डाक बंगलों का रखरखाव का कार्य भी कराया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों बैटन के द्वारा प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति भी की गई थी। सबसे पहले पटवारी की नियुक्ति वैसे ट्रेल ने करी थी, लेकिन प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति बैटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बैटन के समय दोस्तों 1853 में इसके एक सहयोग थे कौन? स्ट्रेची के द्वारा गढ़वाल के श्रीनगर में प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण भी कराया गया था। तो किसके समय पीरियड पे उत्तराखंड में सबसे पहले सस्पेंशन लोहे के पुल का निर्माण कराया गया था? तो वो बैटन के समय पर ही था। किसके द्वारा कराया गया था? स्ट्रेची के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों 8वां भूमि बंदोबस्त कराया गया था कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में। और इसने दोस्तों एक रकम नियम भी लागू किया था। ठीक है, तो 1855 में एक रकम नियम किसके द्वारा लागू किया गया था? बैटन के द्वारा ही लागू किया गया था। इतने पॉइंट दोस्तों आपको बैटन से याद रखने हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठे हमारे कुमाऊं कमिश्नर आते हैं कौन? हेनरी रैमजे। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है एक, मैं आपको दे रहा हूं कि अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे या अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, और पहले और
कुमाऊं कमिश्नर कौन, पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे और पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है हमारा कि कुमाऊं में खसों का शासन किसने समाप्त किया। ठीक है, वीरचंद, त्रिलोकचंद, ज्ञानचंद या फिर थोहरचंद। तो कुमाऊं में खसों का शासन समाप्त करने का श्रेय जाता है उसको किसको, वीरचंद को। वीरचंद जिसे चंद राजवंश का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। चंद राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, चंद राजवंश का संस्थापक था सोमचंद। सोमचंद के द्वारा चंद राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, सोमचंद के द्वारा चंपावत में सुई का किला, सुइयों का किला, राजमुंगा का किला, राजबुड्डा का किला बनाया जाता है और यहाँ पे चंद राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करके ये चंपावत में चंद राजवंश की स्थापना करता है और ये शिव का उपासक था। ठीक है, उसके बाद में कुछ समय बाद चंदू के बाद में इसके बाद में आत्मचंद, पूर्णचंद और कुछ राजा शासन करते हैं। वीणाचंद जिसे एक विलासी राजा बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में वीणाचंद के समय पर ही ऐसा कहा जाता है कि खसिया राज की शुरुआत हो गई थी और खसियाओं ने इस क्षेत्र में शासन करना शुरू कर दिया था और एक बहुत लंबे समय तक अगर हम बात करें बीच में जो 30 से 40 साल या 50 साल आप कह सकते हैं कि खसियों ने यहाँ पे शासन किया था। तो खसों का अंत करने के बाद में दोबारा से चंद राजवंश की स्थापना करी थी किसने, वीरचंद ने। इसी कारण वीरचंद को कभी कभी चंद राजवंश का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। तो खसिया राज को अगर प्रश्न पूछा था कि खसिया राज को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है या कुमाऊं में खसों का शासन समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो वीरचंद के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं और वीरचंद के बारे में एक दो पॉइंट आप दोस्तों नोट कर सकते हैं। ठीक है, खस राजा स्वपाल की इसने मृत्यु करी थी, मतलब हत्या करी थी। ठीक है, और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से हमें ज्ञात होता है दोस्तों कि 1191 के आसपास में इस क्षेत्र में अशोक चल का भी शासन रहा था। ठीक है, और सैंडपाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख से भी ऐसा माना जाता है कि शिवालिक पहाड़ियों में खसदेश का शासन उस टाइम पे हुआ करता था और वैरात कुल उस टाइम पे यहाँ पे शासन करता था और वीरचंद एक कुमाऊं का शासक था जिसके द्वारा खसों को पराजित किया गया था। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कहीं कहीं कि वीरचंद ने अशोक चल्ल की सहायता से खसों का अंत किया था। तो आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि वीरचंद के द्वारा खसों का शासन समाप्त किया गया था और चंद राजवंश के पुनर्संस्थापक या उत्तराखंड से खसिया राज को समाप्ति करने का श्रेय किसको जाता है, वीरचंद को जाता है। और 1206 में दोस्तों हमारी वीरचंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये वीरचंद चंद राजवंश का 9वें नंबर का राजा था दोस्तों। कौन से 9वें नंबर का राजा था। थोरचंद चंद्र राजवंश का दोस्तों कौन से नंबर का शासक था, थोरचंद चंद्र राजवंश का 23वें नंबर का शासक था। कौन से 23वें नंबर का। ठीक है, त्रिलोकचंद की बात आई तो त्रिलोकचंद चंद्र राजवंश के 25वें नंबर का शासन था। ठीक है, ज्ञानचंद की बात करें तो एक गरुड़ ज्ञानचंद जो सबसे पहला ज्ञानचंद कहते हैं हम, यह चंद्र राजवंश का 29वें नंबर का शासक था जिसे गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसी कारण हम इसे गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ज्ञानचंद था यह विष्णु का उपासक था, सूर्य का विजेता इसे कहा जाता है। और अगर बात करें पहला शासक जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में गया था वो भी कौन था, आपका ज्ञानचंद ही था जिसे गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत बेसिक सा प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, बहुत बार करा भी चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा क्या है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों, 18वें नंबर का राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली और सबसे छोटा जिला है चंपावत। चमोली ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों, तो आप उत्तरकाशी को भी सबसे बड़े जिले के रूप में चयनित कर सकते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। कितना है, 1.69% है, याद रखना है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है वर्तमान में। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए मेरी जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी वाली सीरीज है उसमें मैं जियोग्राफी की कंप्लीट वीडियोज आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक ब्रह्मदेव थे, चंद्र राजवंश के संस्थापक सोमचंद थे या है, ठीक है, परमार राजवंश के संस्थापक कनकपाल और कुलिंद राजवंश के संस्थापक सुबाहु। देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया। देखिए चंद्र राजवंश के संस्थापक सोमचंद है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि सोमचंद के द्वारा चंद्र राजवंश की स्थापना की गई थी। परमार राजवंश के संस्थापक कनकपाल थे, बिल्कुल दोस्तों सही है, परमार राजवंश के संस्थापक कनकपाल थे। ठीक है, कुलिंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, सुबाहु थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में सुबाहु को जाना जाता है। अब कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक ब्रह्मदेव नहीं थे, कौन थे, बसंत देव थे। कौन थे कत्यूरी राजवंश के संस्थापक, बसंत देव कत्यूरी राजवंश के दोस्तों संस्थापक थे। ठीक है, ब्रह्मदेव कौन थे, कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में ब्रह्मदेव को जाना जाता है। ठीक है, और कुलिंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, सुबाहु को कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना
जाता है। और उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में भी कुलिंद राजवंश को ही जाना जाता है। और वहीं उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश को, जिसके संस्थापक के रूप में दोस्तों किसको, बसंत देव को जाना जाता है। बसंत देव, बसंतन, बसदेव, अलग अलग नाम आपको बसंत देव के देखने को मिलेंगे। आपको ये पॉइंट दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन थे कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के संस्थापक, तो बसंत देव। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी जो कत्यूरियों की अगर राजभाषा की बात करें तो संस्कृत इनकी राजभाषा थी, और इनकी लिपि दोस्तों कौन सी, कुटिला लिपि इनकी लिपि को कहा जाता है। ठीक है, और कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी शब्द का अबाध्य प्रयोग किसने किया था, यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एटकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो कत्यूरी का राजाओं या कार्तिकेयपुर राजाओं के कार्यकाल को ही कहा जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिमाद्री किसे कहा जाता है, शिवालिक क्षेत्र को, उच्च हिमालयी क्षेत्र को, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को, या फिर लघु हिमालयी क्षेत्र को। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, हिमाद्री की, तो हिमाद्री कहा जाता है उच्च हिमालयी क्षेत्रों को। ठीक है, जो हमारा महान हिमालयी क्षेत्र है या उच्च हिमालयी क्षेत्र है या वृहद हिमालयी क्षेत्र है, जिसे दोस्तों हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इसी को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। इसे आंतरिक हिमालयी या मुख्य हिमालयी या महान हिमालयी, वृहद हिमालयी, उच्च हिमालयी नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में स्थित है। आप ये कह सकते हैं कि लघु हिमालय के उत्तर में तथा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है वृहद हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है। और उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों में दोस्तों वृहद हिमालय या उच्च हिमालय का विस्तार पाया जाता है, तो उत्तराखंड के दोस्तों कुल 6 जनपदों में हमारा वृहद हिमालय या उच्च हिमालय का विस्तार पाया जाता है। कौन कौन से 6 जनपद हैं, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखनी है। उत्तराखंड के सर्वोच्च पर्वत शिखर हमारा कहाँ स्थित है, यहीं स्थित है। बुग्याल और प्यार भी आप कह सकते हैं इसी क्षेत्र में स्थित है। इसी क्षेत्र से ऊपर वाले क्षेत्र में उत्तर की ओर को दर्रे भी दोस्तों हमारे स्थित है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और ज्योग्राफी वाली जो सीरीज है मैंने आप उसमें 5 से 6 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो कि नंदा देवी चोटी हमारी 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। ठीक है, और विशाल हिमनदियाँ ग्लेशियर जो हैं यहीं पाए जाते हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, अधिकांश जो हमारे उत्तराखंड की नदियाँ हैं उनकी जो नदियाँ उनका उद्गम होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, फूलों की घाटी वो भी बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ पर दोस्तों भोटिया जनजाति और भोटिया जनजाति की उपजातियाँ जाड़, मारछा, तोलछा, जौहार, सौका, ये जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में वो यहाँ पे बकरियाँ चराने भी आते हैं, शीत ऋतु में वो मैदानों की ओर को शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, रूढ़ी या खरसाऊ। उत्तराखंड में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, शीतकला या शुंद कहा जाता है, शुंद या ह्युंद कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, वर्षा ऋतु को दोस्तों हमारा चौमास या बसगाल कहा जाता है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवीन हिमालय या बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद नाम से किसको, शिवालिक क्षेत्र को जाना जाता है। नवीन हिमालय, बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद या फिर शिवालिक क्षेत्र के नाम से शिवालिक हिमालय को ही जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और अगर हाँ, हिमालय का सबसे नवीन भाग ही है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपका एक लघु हिमालयी क्षेत्र भी है, और लघु हिमालयी क्षेत्र को ही मध्य हिमालयी क्षेत्र ही भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का पाद प्रदेश भी दोस्तों लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र को कहा जाता है। उत्तराखंड के देखें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक 9 जनपदों में दोस्तों हमारा लघु या मध्य हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर तथा जागेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। तो बात करें दोस्तों उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर और जागेश्वर धाम, दोस्तों यह हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर और जागेश्वर धाम। ठीक है, अब उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर दोस्तों उद्योग चंद के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, उद्योग चंद के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है वह भी दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, उद्योग चंद के द्वारा ही बनाया गया था। तल्ला महल का किला बात करें तो तल्ला महल का किला भी उद्योग चंद के द्वारा ही बनाया गया था। और उद्योग चंद ने दोस्तों हमारा उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर के साथ साथ ही अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, शुक्रेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर आदि मंदिरों का निर्माण इसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो तल्ला महल के किले का निर्माण भी उद्योग चंद के द्वारा ही करवाया गया
था। ये पॉइंट तो बेसिक से पॉइंट थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो उद्योग चंदेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। और जागेश्वर धाम आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि उत्तराखंड का 5वां धाम नाम से भी जागेश्वर धाम को जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है दोस्तों। और ये जो मंदिर है जागेश्वर धाम, यह केदारनाथ शैली में बना हुआ है और जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, जाट गंगा नदी के तट पर यह स्थित है। और जागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर समूह दोस्तों जागेश्वर धाम है। जबकि उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी नाम से द्वाराहाट को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पुराणों में दोस्तों जागेश्वर को हाट कालेश्वर या हाटकेश्वर या नागेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और जागेश्वर मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने जागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसके? कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने। उत्तराखंड का 5वां धाम नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो मृत्युंजय मंदिर है, वह जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर जाना जाता है। और जागेश्वर धाम के सबसे विशाल मंदिर के रूप में दिन देशवारा का मंदिर जाना जाता है, ठीक है। और जागेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे दोस्तों, जिसे नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नंदी स्कंदी की मूर्ति है, कुबेर मंदिर भी है, नवदुर्गा मंदिर भी है, पंचकेदार मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, जागन्नाथ मंदिर है, पुष्टि देवी मंदिर जागेश्वर धाम में ही स्थित है, ठीक है। और लुकलीस मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। 124 छोटे बड़े मंदिरों का दोस्तों यहाँ पर हमारा समूह स्थित है। अब दोस्तों जागेश्वर धाम से आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जागेश्वर धाम में किस चंद शासक की मूर्तियाँ मिली हैं? किस चंद शासक की मूर्तियाँ जागेश्वर धाम में मिली हैं? और यह प्रश्न यूके ट्रिपल के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत बार मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, या फिर पंचायतों के सदस्य। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय दोस्तों ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, यानी कि ग्राम सभा में एक तो होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, और एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में दोस्तों सिर्फ वही लोग आते हैं जो कि निर्वाचन हेतु पंजीकृत हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग आपका ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कौन कौन सी पंचायती राज? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। सबसे छोटा जो स्तर है वह दोस्तों ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें तो एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों से मिलाकर दोस्तों जो सभा बनती है उसको मेनली हम ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। ग्राम सभा क्या होता है? एक या एक से अधिक पंचायतों को मिलाकर या ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो सभा बनती है उसे हम ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष है उसे ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल या ग्राम सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। प्रथम बैठक से अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 5 से लेकर 15 के बीच में होती है, लेकिन अभी ये डाटा दोस्तों चेंज हो चुका है आपका, शायद 3 से लेकर 15 तक आपके ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या हो गई है, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना आप, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है अभी, लेकिन 5 से 15 नहीं, शायद 3 से कुछ ऐसा हो गया, 3 से 15 हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और किसी भी नई ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है दोस्तों? उत्तराखंड की राज्य सरकार करती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के गठन हेतु आप लोगों को पता ही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या होनी आवश्यक है, ठीक है। और आपको पता ही दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था हमारी चलती है। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 में दोस्तों हमारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसमें अलग अलग आपके आर्टिकल हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में तो अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होती है दोस्तों वह 21 वर्ष होती है। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों एक अच्छा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आता है कि उत्तराखंड ने पंचायती राज या उत्तराखंड का खुद का पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है वो प्रश्न आपको 4 अप्रैल 2016 को दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। उत्तराखंड ने खुद का पंचायती राज अधिनियम लागू किया था कब? 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था 1993 में सभी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। ये और बाकी काफ़ी डिटेल्स में भी है, मैंने पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम या पंचायती राज अधिनियम पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तरी धाम कहलाता है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या फिर मैसूर। तो उत्तरी धाम क्या कहलाता है दोस्तों? इसमें से बद्रीनाथ हमारा उत्तरी धाम कहलाता है। तो क्या क्या कहलाता है उत्तरी धाम हमारा? बद्रीनाथ धाम हमारा उत्तरी धाम कहलाता है। और बद्रीनाथ मंदिर को दोस्तों विशाल बद्री मंदिर भी कहा जाता है और भारत के 4 धामों में से
एक प्रसिद्ध धाम के रूप में दोस्तों बद्रीनाथ धाम को जाना जाता है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में दोस्तों यह स्थित है। इसे पुराणों में योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम और विशालाश्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा होती है और नर और नारायण नामक पर्वतों के मध्य में यह स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे पर यह स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया था दोस्तों किसने? कत्यूरी शासकों ने, ठीक है। और इसका पुनर्निर्माण अजय पाल के द्वारा कराया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि शंकराचार्य के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो अलग अलग पॉइंट इसमें आते हैं। कहीं कहीं आप मुगल शैली भी पढ़ेंगे बद्रीनाथ मंदिर, लेकिन मुगल शैली में बनाया गया। कहीं कहीं आप शंकुधारी शैली पढ़ेंगे, ठीक है। और मेनली अगर बात करें बद्रीनाथ मंदिर समूह के, तो इसके 4 भाग माने जाते हैं: गर्भगृह, मंडप, गुंबदाकार शिखर और सिंहद्वार, ठीक है। और इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भात का भोग चढ़ाया जाता है। और इसके जो पुजारी होते हैं बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी, रावल नामक पुजारियों के द्वारा इसकी पूजा होती है। और जो ये रावल हैं यह शंकराचार्य के वंशज होते हैं, ठीक है। और रावल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो केरल, जो हमारा मालाबार तट है, मालाबार तट के केरल में नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण इसकी पूजा करते हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो मालाबार तट के निवासी हैं। और केरल के नंबूदरी संप्रदाय के जो ब्राह्मण हैं वह बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करते हैं। शंकराचार्य के वंशज है कौन? रावल, ठीक है। और रावल पद नंबूदरी ब्राह्मण को ही दिया गया था। बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर के कपाट खोलने का दिन तय होता है। और शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ पे होती है? तो शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा दोस्तों नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है, ठीक है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। बद्रीनाथ में दोस्तों कड़ाही उत्सव भी मनाया जाता है। कड़ाही उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बद्रीनाथ में मनाया जाता है। 6 महीने इस मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, 6 महीने इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यहीं पर दोस्तों तप्त कुंड भी है। बद्रीनाथ के पास में दोस्तों पंचकुंड हैं, पंचशिलाएँ हैं, पंचधाराएँ हैं, पंच गुफाएँ हैं। चरण पादुका तीर्थ भी इसी के पास में स्थित है। ब्रह्मकुमारी नामक तीर्थ भी इसी के पास में स्थित है। तो उत्तरी धाम नाम से बद्रीनाथ को जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 59वां कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों अल्पसंख्यकों को मान्यता उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई है। तो अल्पसंख्यकों को मान्यता उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली दोस्तों भरतनाट्यम शैली मानी जाती है। और भरतनाट्यम मुख्यतः किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? यह पूछा जाता है तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों क्या? भरतनाट्यम। और आज के आपके होमवर्क के क्वेश्चन दोस्तों, ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और प्रश्न आपका होमवर्क का है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, कहाँ से ली गई है? मतलब फ्रांस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से? और महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन से नंबर के आर्टिकल में किया गया है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और आपने अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम से तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट दोस्तों मिलेगा। और इससे पहले की पोस्टमार्टम क्लासेज आपने नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।